नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की कृतिका भाग 2 का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। साना साना हाथ जोड़ी इस शीर्षक का अर्थ है छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करना। ये एक नेपाली युवती द्वारा गाई गई प्रार्थना का एक हिस्सा है और ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत वह होता है जिसमें यात्रा के बारे में विस्तार से जिक्र किया जाता है। लेखिका का मानना है कि जो यात्राएं की जाती हैं उनसे न केवल मनोरंजन होता है बल्कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और अनजान स्थानों की जानकारी होती है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, इन सब के बारे में हम विस्तार से जान पाते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, जिसे गंतोक भी कहा जाता है, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखिका गंगटोक यानी गंतोक शहर में बैठी हुई है और उस समय रात हो चुकी है। रात में वो आकाश की सुंदरता का अवलोकन कर रही हैं या देख रही हैं। आकाश तारों से भरा हुआ है और उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। लेखिका को सुबह गंगटोक से युमथांग जाना है और युमथांग गंगटोक से 149 यानी 149 किलोमीटर दूर है। लेखिका ने किसी से सुन रखा था कि गंतोक में अगर आसमान साफ हो तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है कंचनजंगा, वो वहाँ से दिखाई देती है। परंतु लेखिका की किस्मत अच्छी नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि लेखिका को आज उस सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण आज आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं और इसी कारण लेखिका कंचनजंगा नहीं देख पा रही थी। कंचनजंगा नहीं देख पाने के कारण लेखिका को थोड़ी हताशा यानी थोड़ी निराशा हुई और लेखिका को ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी अर्थात श्री कृष्ण जी के मंदिर के जो कपाट हैं, कपाट होते हैं बच्चों, दरवाजे, बंद होने पर हम ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाते, और वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के दरवाजे आकाश में बंद हो गए हैं, जिसके कारण जो कंचनजंगा है उसकी चोटी दिखाई नहीं दे पा रही है। लेखिका सुबह अपनी सखी मणि और अपने ड्राइवर, जो कि गाइड भी हैं, जितेन नार्गे के साथ युमथांग के लिए निकल पड़ती है। युमथांग का अर्थ होता है बच्चों घाटियाँ, जहाँ अगर आप जाओगे तो आपको घाटियाँ ही घाटियाँ दिखाई देती हैं। युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा हुआ था। रास्ते में अचानक उन्होंने सफ़ेद और रंगीन बौद्ध पताकाएं देखी, तो जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया कि यहाँ जो सफ़ेद पताकाएं हैं वो शांति की प्रतीक मानी जाती हैं और ये तब फहराई जाती हैं जब किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाती है, और ये किसी पवित्र स्थान पर फहराई दी जाती हैं और ये संख्या में 108 होती हैं। कुछ जगहों पर रंगीन पताकाएं भी फहराई हुई दिखी, तो लेखिका को पता चला कि जब भी कोई नया काम होता है यानी एक नए काम की शुरुआत की जाती है तो उस समय ये रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि ये रंगीन पताकाएं कभी उतारी नहीं जाती, ये स्वयं ही कुछ समय के बाद अपने आप फटकर खराब हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती। लेखिका ने देखा कि वहाँ के लोग दलाई लामा का बहुत सम्मान करते हैं। दलाई लामा बौद्धों के गुरु माने जाते हैं और वहाँ क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है, इसीलिए वहाँ दलाई लामा का भी बहुत सम्मान होता है। जितेन नार्गे ने भी अपनी गाड़ी में दलाई लामा की तस्वीर लगाई हुई थी। जितेन नार्गे ने लॉन्गस्टॉक के बारे में लेखिका को बताया कि ये वो जगह है जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और साथ में उसने
कुछ घूमते हुए चक्र दिखाए और उनके बारे में बताया कि ये वो चक्र हैं, अगर आप इनको घुमाते हो तो आपके पाप धुल जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। तो लेखिका को ऐसी अंधविश्वास वाली बातों को सुनकर लगा कि चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र, हर जगह लोगों के विचार, लोगों की आत्मा, चाहे वो अंधविश्वास के बारे में हो चाहे मान्यताओं के बारे में हो, वो एक जैसी है। उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन अंधविश्वास चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र, हर जगह एक जैसा ही विद्यमान है। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ रही थी तो वहाँ के लोग, बस्तियाँ, दुकानें, ये सब धीरे धीरे दिखने बंद हो रहे थे। पहाड़ियों की जो सुंदरता थी वो देखने योग्य थी। चारों तरफ हरियाली, आकर्षक मौसम को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। हिमालय की विशालता को देखकर लेखिका ने मेरे नगपति मेरे विशाल ये कहकर हिमालय को सलामी दी। नग का अर्थ होता है पहाड़ और पति यानी स्वामी, यानी पहाड़ों के स्वामी कौन हुए? हिमालय। तो उन्होंने उनकी हिमालय की विशालता को सलामी दी लेखिका ने। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को अद्भुत शांति महसूस हो रही थी। सिलीगुड़ी से ही उनके साथ तीस्ता नदी बह रही थी और जिसका आकर्षण बहुत अधिक था। फिर अचानक उनकी जीप रुकी सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के पास, जहां लोग तस्वीरें खींचने में लग गए। परंतु लेखिका तस्वीरें खींचने के बजाय सिर्फ उसको देखती जा रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी सारी बुराइयां समाप्त हो गई और मन पवित्र हो गया। लेखिका वहां से जाना ही नहीं चाहती थी, परंतु जितेंद्र आर्य ने कहा कि ऊपर और भी अधिक सुंदर दृश्य हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रकृति का रूप बदल रहा था। कभी पहाड़ियों पर हरी घास, कभी पीले फूल, ऐसे लगते जैसे हरे और पीले रंग के कालीन बिछे। पहाड़ियाँ पलस्तर उतरी दीवारों के समान लगती। कभी झरने, कभी हरियाली, धुंध, नदी, फूल, सब कुछ जादू के समान लग रहा था। परंतु तभी लेखिका की नज़र पत्थर तोड़ती औरतों पर पड़ी, जिन्होंने पीठ पर टोकरी में बच्चों को बिठाया हुआ था, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गई। जितेंद्र ने बताया कि पहाड़ी लोग बहुत कठोर जीवन व्यतीत करते हैं। पहाड़ों से रास्ता बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो इस कार्य में उनकी जान भी चली जाती, परंतु ये मेहनत करना नहीं छोड़ते और हमेशा खुश रहते हैं। लेखिका उनके संघर्ष भरे जीवन को देखकर गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती है। मेहनतकश का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाले और खुशी से अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करने वाले। जितेंद्र ने लेखिका को बताया कि यहाँ सिर्फ महिलाएं और पुरुष ही नहीं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में 3-3.5 किलोमीटर दूर 1-2 स्कूल हैं। वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो भी पैदल। वहाँ से लौटकर अपनी माँ के साथ अन्य कामों में भी हाथ बटाते हैं। उनके इस संघर्ष को देखकर लेखिका का मस्तक नत हो गया, अर्थात झुक गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता तंग होता जा रहा था और खतरा भी बढ़ रहा था। शाम हो रही थी। औरतें और बच्चे गाय चराकर वापस घर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों का बंडल था, तो कुछ औरतें चाय के बागानों में काम कर रही थी। युमथांग पहुंचने से पहले वे लायुंग रुक गए। लायुंग समुद्र से 14,000 फुट की ऊंचाई पर था। वहाँ छोटे छोटे घर थे और वहाँ लोग या तो पहाड़ी आलू उगाते थे, या धान की फसल करते थे, या शराब का व्यापार करते थे।
और इसी के द्वारा वो अपना जीवन यापन करते थे। इस सब को देखकर लेखिका वहाँ के जीवन के बारे में जानने लगी और यह जानते जानते वह नदी के किनारे बैठकर नदी के सौंदर्य का आनंद लेने लगी। रात में जितेन और उनके साथी इकट्ठा हो गए और उन्होंने मिलकर बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। लेखिका की जो सखी थी मणि, उसने भी उनके साथ मिलकर बहुत ही आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। लेखिका का मन था कि वहाँ बर्फ देखे, क्योंकि बच्चों जो मैदानी क्षेत्रों से लोग जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर किस लिए, घूमने के लिए, तो वे बर्फ को गिरते देखना चाहते। लेखिका भी बच्चों की भांति बर्फ देखने के लिए मचल रही थी, परंतु वहाँ लोगों ने बताया कि प्रदूषण के कारण अब वहाँ बर्फ नहीं गिरती। कहाँ, लायुंग या युमथांग में। तब उन्हें एक सिक्किमी युवक ने बताया कि अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप कटाओ चले जाओ। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है और यह लायुंग से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 500 फीट की ऊंचाई पर है और वहाँ पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने कटाओ की यात्रा शुरू कर दी। कटाओ का रास्ता बहुत खतरनाक था। बारिश हो रही थी और साथ में धुंध पड़ने के कारण स्थिति और भी खराब हो रही थी। जितेन को समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता किस प्रकार से जा रहा है। वह सिर्फ अंदाजे से वह जीप को चला रहा था और सभी खामोश बैठे थे, थोड़े डरे हुए, सहमे हुए। जैसे ही वो कटाओ पहुँचे तो वहाँ के सौंदर्य और उसकी सुंदरता को देखकर लेखिका और सभी सैलानी यानी सभी टूरिस्ट बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई। यानी इतना आकर्षक और सुंदर दृश्य था कि जिसे देखते ही रह गए। मणि, जो कि पहले स्विट्जरलैंड घूम चुकी थी, तो उसने बताया कि यह तो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है, वहाँ पहले से ही बर्फ गिरी हुई थी। जितेन ने बताया कि बर्फ कोमल है और इससे पता चलता है कि जो बर्फ है वो रात को ही गिरी है। और जैसे लेखिका और अन्य सैलानी वहाँ पहुँचे तो वहाँ बर्फ गिरने लगी, यानी स्नोफॉल होना शुरू हो गया। लोग बर्फ को देखकर बहुत ही ज़्यादा मचलने लगे और उन्होंने बर्फ से खेलना शुरू कर दिया। लेखिका भी बर्फ से खेलना चाहती थी, परंतु उसके पास बर्फ में खेलने वाले जूते नहीं थे और वहाँ कोई दुकान भी नहीं थी जहाँ से वे जूते खरीद सके। दुकान नहीं होने का कारण ये था कि वह स्थान अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, यानी अभी वहाँ ज़्यादा सैलानी नहीं जाने लगे थे। और दूसरा कारण शायद ये था कि गंदगी से इस स्थान को सुरक्षित रखना था। जूते नहीं होने के कारण लेखिका वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगी, यानी देखने लगी, और उस सौंदर्य को देखकर उनके मन में बहुत अधिक शांति यानी आत्मिक शांति का जो भाव है वो अत्यधिक उमड़ रहा था। बस वह उस दृश्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। मणि भी प्रकृति के सौंदर्य में पूरी तरह खो गई। वह पहाड़ों पर जमी बर्फ को देखकर कहने लगी कि प्रकृति ने जल संचय अर्थात पानी को इकट्ठे करने का कितना अच्छा प्रबंध किया है। पहाड़ियों पर सर्दियों में पानी बर्फ के रूप में जमा हो जाता है और गर्मियों में यही बर्फ पिघलकर पानी के रूप में लोगों की प्यास बुझाती है। आकर्षक है प्रकृति का ये चक्र। सभी सैलानी यानी जो टूरिस्ट थे वो प्रकृति के सौंदर्य में पूरी तरीके से खो गए थे और उन्होंने तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के सौंदर्य को अपनी तस्वीरों में समेट लेना चाहते थे। तभी लेखिका ने एक सिक्किमी महिला से पूछा कि क्या वो सिक्किमी है, तो उसने कहा नहीं, वो भारतीय है। बच्चों, सिक्किम जो था पहले एक स्वतंत्र रजवाड़ा था और ये भारत में विलय हुआ यानी भारत में मिला, एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 1975 में। 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बन गया और अब जब सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया है
तो वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। वे लोग स्वयं को सिक्किमी कहलाने के बजाय भारतीय कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा लग रही थी। फौजी इस कड़कड़ाती ठंड में अपने को कष्ट देकर हमारी किस प्रकार से रक्षा करते, ये देखकर लेखिका को बहुत ही दुख हुआ और थोड़ी उदासी छा गई। लेखिका को आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि अभी तो वैशाख का महीना है, अर्थात अप्रैल मई का महीना है, और इसमें भी इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। तो ये लोग पोष और माघ यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के इन महीनों में यहाँ कितनी ठंड में रहते होंगे, और ये सब सोचकर उनकी रूह कांप रही थी। लेखिका को अनुभव हुआ कि फौजी यहाँ इतने अधिक कष्ट सहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हमें भी फौजियों के परिवारों की सही सलामती के लिए हर एक संभव प्रयास करने चाहिए। कटावों से लौटते समय जितेन ने एक पत्थर दिखाया। उसने बताया कि इस पत्थर पर गुरु नानक देव जी के फुटप्रिंट अर्थात पैरों के निशान हैं। ये माना जाता है कि गुरु नानक देव जी जब यहाँ आए थे तो उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर नीचे गिर गए थे, यानी उनकी थाली से कुछ चावल नीचे गिरे, तो जहाँ जहाँ वो चावल गिरे वहाँ वहाँ चावल की खेती आज भी की जाती है। गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान दिखाने के 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने खेदुंग दिखाया। किसने? जितेन नारगे ने। और उसने बताया कि ये जो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, ये जो जगह है, यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ देवी देवता निवास करते हैं, और यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। ये यहाँ के लोगों का विश्वास है। जितेन ने बताया कि इसीलिए हम लोग पहाड़ों पर कभी भी गंदगी नहीं फैलाते। जितेन ने बताया कि युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, अर्थात यहाँ सैलानी जो थे वो घूमने नहीं आते थे। इसका सारा श्रेय, यानी इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय जाता है आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता जी को, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि यहाँ आर्मी रहती है तो आर्मी अकेली रहकर क्या करेगी, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किए इस स्थान को टूरिस्ट प्लेस बना। लेखिका को और अन्य सैलानियों को वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जनजीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा था जितेन नारगे। वह एक कुशल गाइड था और उसको वहाँ की स्थिति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ के जनजीवन के बारे में बहुत अधिक ज्ञान था। लेखिका ने देखा कि यहाँ अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए नए रास्तों की पहाड़ियों पर खोज हो रही है, और इसी प्रकार प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि दिनों पर दिन होती जा रही है। और लेखिका की जीप इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही और उनकी यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ गई। तो बच्चों, ये था यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार से अन्य जो पाठ हैं उनकी भी व्याख्या आसानी से समझाई जा सके, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आपको अगर मेरे पिछले वीडियो देखने हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।